नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञानाश्रय में। दोस्तों, ज्ञान विज्ञान के इस सफ़र को आज हम शुरू करेंगे भौतिक विज्ञान से संबंधित ऊर्जा के एक प्रकार विद्युत से। विद्युत जिसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। जैसा हम जानते हैं कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इसी प्रकार हम अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में विद्युत ऊर्जा को अन्य ऊर्जा के रूपों में रूपांतरित करते हैं, चाहे वह प्रकाश ऊर्जा के रूप में हो या ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हो अथवा अन्य यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। दोस्तों, आज की यह चर्चा एनसीईआरटी के कक्षा 10 के सिलेबस को देखकर उसी के इर्द गिर्द रखी जाएगी। दोस्तों, आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम विद्युत ऊर्जा के बारे में विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि हम अपने चारों तरफ विद्युत ऊर्जा से संबंधित उपकरणों से घिरे हुए हैं। वह चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, एसी हो, हमारे कपड़ों को प्रेस करने के लिए हम प्रेस का इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाने के लिए इंडक्शन का इस्तेमाल करते हैं, कमरों में प्रकाश करने के लिए ट्यूबलाइट, एलईडी बल्ब वगैरह इनका उपयोग करते हैं। यह सारे ही उपकरण विद्युत ऊर्जा से चलते हैं। क्योंकि हम अपने पूरे दिन भर विद्युत उपकरणों से घिरे रहते हैं, इसलिए विद्युत के बारे में बिना पढ़े भी हम बहुत कुछ जानते हैं। हम अपने आम दिनचर्या की बोलचाल की भाषा में करंट, वोल्टेज, वाट जैसे अनेक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आज की इस चर्चा में हम विद्युत को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। विद्युत के बारे में विस्तार से जानने के लिए हम कुछ विद्युत के महत्वपूर्ण टर्म्स, जैसा कि अभी मैंने कहा, करंट, वोल्टेज और पावर, इनके बारे में जानेंगे। इन तीनों टर्म्स को जानने से पहले, इन तीनों के बारे में विस्तार से समझने से पहले मैं आप लोगों को इसके बेसिक, इसके नींव, इसके आधार की तरफ लेके चलूंगा। हम पहले देखेंगे कि कोई भी मौलिक पदार्थ, कोई भी मौलिक तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम एटम कहते हैं। एटम का स्वरूप आप लोग पहले से जानते हैं। एटम, जैसा कि यहां आप लोगों को दिख रहा है, एटम एक नाभिक और उसके चारों तरफ चक्कर काटने वाले इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। इस चित्र में दिखाया गया है कि नाभिक के अंदर दो अन्य कण होते हैं, जिन्हें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन में धनात्मक चिन्ह से दर्शाया गया है, न्यूट्रॉन बिना किसी चिन्ह के दर्शाया गया है, तथा इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाया गया है। दोस्तों, यह चिन्ह प्लस माइनस क्या मायने रखते हैं, इसके बारे में हमें विस्तार से जानना है। यह प्रोटॉन जो कि प्लस चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है, यह इसके प्लस चार्ज होने की तरफ इशारा करता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो कि माइनस से दर्शाया गया है, यह इसके नेगेटिव चार्ज होने की तरफ इशारा करता है। अब हम इस भौतिक राशि चार्ज के बारे में जानेंगे। चार्ज क्या होता है? जब हम चार्ज को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित अन्य टर्म्स, करंट, वोल्टेज, पावर, इन्हें समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों, चार्ज क्या होता है? परिभाषित किया गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है, यह एक गुण है। किसका गुण है? ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अभी हमने एटम के स्ट्रक्चर में देखा कि एटम के अंदर कुछ पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यह उन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकलों का एक गुण है, जिस गुण के कारण
इन कणों को, इन सब एटॉमिक पार्टिकलों को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉनों को जब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी कि वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उन पर एक बल लगता है, वह एक बल का अनुभव करते हैं। इस पदार्थ के मौलिक कणों के इस गुण को ही हम चार्ज कहते हैं। जैसा कि हमने देखा कि न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन कणों पे धनात्मक आवेश था तथा उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव आवेश था। दोस्तों, इसी कारण आवेश या चार्ज को हम दो भागों में बांटते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम किसी भी चीज की मात्रा शून्य से ऊपर जाने पर धनात्मक तथा शून्य से नीचे आने पर ऋणात्मक कहते हैं। जब वह शून्य पर होता है तो उसे हम आवेश के क्षेत्र में, चार्ज के क्षेत्र में न्यूट्रल कहते हैं। जब किसी भी पदार्थ में आवेश की मात्रा अधिक हो जाती है तो हम उसे पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं, जैसा कि प्रोटॉन के क्षेत्र में है। उसी प्रकार जब किसी में आवेश की कमी हो जाती है, चार्ज कम हो जाता है, तो उसे हम नेगेटिवली चार्ज कहते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉन में होता है। इसी प्रकार जब किसी कण में पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर हो जाते हैं तो उसे हम न्यूट्रल चार्ज कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि +2 और -2 अगर इसको सॉल्व करें तो हमेशा 0 आएगा, यानी कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर हो जाते हैं तो वह न्यूट्रल हो जाता है, वह 0 हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर किसी में पॉजिटिव ज़्यादा हो, +5 -2 हो, तो यह +3 आएगा, यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। लेकिन वहीं पर अगर किसी में नेगेटिव ज़्यादा हो, यानी कि +2 -5, तो यह -3 होगा, यानी कि इसमें नेगेटिव ज़्यादा है तो इसीलिए यह नेगेटिव चार्ज आया। तो गणित के इन साधारण से समीकरणों से हम समझ सकते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल क्या होता है। यह चार्ज के बारे में जब हम कहते हैं, जब हम चार्ज के बारे में विचार कर रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिसमें यह दोनों बराबर होते हैं अथवा कोई नहीं होता है तो उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। क्योंकि किसी भी पदार्थ के एटम पर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, इसीलिए हम यह कहते हैं कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है जब तक उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर रहती है। हम देखते हैं कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है, किसी भी एटम के केंद्र पर एक बहुत अधिक घनत्व वाला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बहुत नजदीक नजदीक रहकर बहुत ज्यादा भारी एक न्यूक्लियस बनाते हैं। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दो कण नाभिक यानी कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, परंतु इन दोनों कणों से अलग इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर, इस नाभिक से बहुत दूर कुछ कक्षाओं में, कुछ रास्तों पर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्योंकि नाभिक के बाहर होता है तो इसके नाभिक को छोड़कर चले जाने के कुछ चांसेस बन जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बच्चा क्लासरूम के अंदर बैठा है वह बाहर बाजार में नहीं दिखेगा, और जो बाहर कक्षा के बाहर घूम रहा है उसकी बहुत संभावना होती है कि वह बाजार की तरफ चला जाए। हम जब भी आवेश के बारे में, जब भी चार्ज के बारे में बात करेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे, क्योंकि प्रोटॉनों को नाभिक से निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन
इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये नाभिक से बाहर घूमते रहते हैं तो इन्हें निकालना बहुत आसान है। और जब भी हम चार्ज के फ्लो होने की बात करेंगे, चार्ज के बहने की बात करेंगे, तो हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन आमतौर पर फ्लो करते हैं। दोस्तों, चार्ज के बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज हमने जब समझ लिया है कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है, तो जब हम किसी चीज को समझते हैं हम उसकी मात्रा पर भी विचार करते हैं कि वह कितना है। अगर कोई चीज गर्म है तो कितनी गर्म है, उसे हम सेल्सियस या फ़ारेनहाइट या केल्विन पर नापते हैं। उसी प्रकार कोई चीज अगर ऊंची है तो वह कितनी ऊंची है, उसे हम मीटर पे नापते हैं। इसी प्रकार जब हम यह समझ गए हैं कि चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का एक गुण है, तो वह कितना है उसे भी जानना जरूरी है। इसे आप लोग भी नोट करें और याद करें कि इलेक्ट्रॉन में -1.6 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ पे यह माइनस चिन्ह इस संख्या का ना होकर इसके नेगेटिव चार्ज होने के बारे में दर्शा रहा है। यह दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज नेगेटिव है। उसी प्रकार प्रोटॉन में भी ठीक उतनी ही मात्रा में, बराबर मात्रा में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का ही पॉजिटिव चार्ज है। इसका मात्रक हम कूलाम कह रहे हैं। कूलाम एक फ्रेंच इंजीनियर चार्ल्स अगस्टिन डी कूलाम के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, चार्ज की यह जो बेसिक यूनिट कूलाम है, एक कूलाम चार्ज के परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ी राशि है। अगर हम यहाँ पर इसको देखने की कोशिश करें कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होगा, तो एक कूलाम में 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। क्योंकि 10⁻⁻19 नीचे आ गया, ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये 10⁻19 हो जाएगा। 10⁻19 यानी कि 1/1.6, इट इज अराउंड, जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 0.62 0.62 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्स, लगभग इतने इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर इसको हम पॉइंट को आगे ले लें तो 6.2 इंटू 10⁻19 कुल इलेक्ट्रॉन एक कूलाम में पाए जाते हैं। तो इसीलिए कूलाम चार्ज की एक बहुत बड़ी राशि है। हम आमतौर पर, जैसा कि अभी तक हम जान रहे हैं, कि इलेक्ट्रॉन अपने आप में चार्ज का एक बहुत छोटा कण है। तो इसीलिए जब हम चार्ज के बारे में बात करेंगे कि चार्ज कितना है, तो हम उसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या के रूप में भी दिखा सकते हैं कि Q इज इक्वल्स टू एन ई। एन यहाँ पर कोई भी संख्या है, 1, 2, 10, 50 या 10,000, 50,000, कुछ भी। एन यहाँ पे संख्या है और ई इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन से हमें समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज है। तो इसी प्रकार से हम चार्ज को समझ चुके हैं, और चार्ज को समझने के बाद हम आगे अन्य इलेक्ट्रिकल टर्म्स के बारे में देखेंगे। इसी क्रम पे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो कि आप लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसको हमने डिफाइन किया है। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। किसी भी चार्ज का बहना, किसी भी चार्ज का फ्लो होना, बहना, फ्लो होना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही करंट कहलाता है। जब चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे कि अभी मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको बताया था कि आमतौर पर बहुत ज्यादा जब हम देखते हैं अपने आसपास, तो इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं, प्रोटॉन बहुत कम जाते हैं, या फिर इनकी जगह पर आयंस फ्लो होते हैं। तो आयन क्या है वो हम आगे की स्लाइडों में देखेंगे।
हम जब भी हम फ्लो ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं तो कोई भी चार्ज जब एक स्थान से एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा तो उसे हम करंट कहेंगे। अब वो क्यों जाएगा, वो वोल्टेज के कारण जाएगा, जिसे हम आगे देखेंगे। करंट का यूनिट क्या होता है? करंट का यूनिट होता है एम्पियर। करंट का यूनिट है एम्पियर। एम्पियर भी एक फ्रेंच मैथमेटिशियन आंड्रे मैरी एम्पियर के नाम पर दिया गया है। हम अब आने वाली कक्षाओं में या फिर हाई स्कूल से ऊपर जितनी भी भौतिक राशियों के बारे में हम बात करेंगे, हमने आज तक कुछ मौलिक राशियों के बारे में बात की है, कुछ फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बात की है, जैसे कि मीटर, ग्राम, सेकंड। लेकिन अब इनके इतर जब हम आगे अन्य फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे तो उनके मैक्सिमम जो यूनिट्स हैं वह किसी न किसी महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ, उनके नाम पर दिए गए हैं। तो इसी प्रकार जैसा कि हमने देखा कि चार्ज का जो यूनिट था वह कूलाम भी एक वैज्ञानिक के नाम पे था। उसी प्रकार करंट का जो यूनिट है एम्पेयर, यह भी एक मैथमेटिशियन के नाम पे है। इसी प्रकार जब हम मैथमेटिक्स इक्वेशंस में करंट के लिए किसी सिंबल का इस्तेमाल करेंगे तो हम आई का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। यहाँ पे क्यू हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि चार्ज के लिए हम यूज करते हैं। तो चार्ज, कितना चार्ज कितने समय पर, यहाँ पे टी टाइम के लिए है, तो कितना चार्ज कितने टाइम तक फ्लो हुआ है उसे ही हम करंट कहते हैं। यानी कि अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो जाए तो हम कहेंगे कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हुई है। अब कोई भी चीज जब फ्लो होती है, कोई भी चीज जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है तो उसके लिए हम कहां से कहां गई, इसको जानने के लिए हम डायरेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि डायरेक्शन का उपयोग हम फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटीज के लिए करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी ना होते हुए भी, वेक्टर क्वांटिटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि वह कहीं पर भी वेक्टर के रूप में जोड़ा जाता है। उसमें उसके एंगल को ध्यान में रखा जाता है कि वह किस एंगल पे मीट कर रहा है, किस एंगल पे मिल रहा है, उस हिसाब से जोड़ा जाता है। लेकिन करंट चाहे तार किसी भी एंगल में आपस में मिल रहे हों, चाहे कंडक्टर किसी भी एंगल में हो, उनका एल्जेब्रिक सम ही किया जाता है। तो इसीलिए करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। लेकिन फिर भी हम, चूंकि हम चार्ज के फ्लो होने की बात कर रहे हैं, तो हम निश्चय ही इस पे बारे में बात करते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट कहाँ से कहाँ को फ्लो हो रहा है। अब इसमें हम देखेंगे कि करंट, मान लो ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। करंट अगर हम यहाँ से यहाँ को फ्लो हो रहा है, हम कहते हैं कि करंट ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा है। तो एक आम तौर पर कॉन्वेंशन है, एक आम तौर पर बातें की जाती हैं कि इसका अर्थ ही यह है कि कुछ इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ फ्लो हो रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ फ्लो हो रहे हैं। यानी कि जो चार्ज है वह बी से इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज अगर बी से ए की तरफ फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब जो करंट है वह ए से बी की ओर फ्लो हो रहा है। यह एक कॉन्वेंशनल तरीका है समझने के लिए, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि डायरेक्शन को हम जब भी देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज कंसिडर्ड एज द फ्लो ऑफ चार्ज। जहां को चार्ज फ्लो हो रहा है, आप इसको समझिएगा कि चार्ज जहां को फ्लो हो रहा है, हम मानते हैं कि करंट भी वहीं को फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि ये तो इससे पहले वाली जो बात है उसका विरोध हो गया कि इलेक्ट्रॉन जहां को फ्लो हो रहा है उसके विपरीत करंट फ्लो होता है। निश्चय ही करंट वहीं को फ्लो होता है जिसके जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो होता है। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच यदि पैसे का लेन देन हो, हम यहाँ पर पैसे के लेन देन को लेकर समझते हैं कि दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, ए और बी। एक व्यक्ति है ए, दूसरा व्यक्ति है बी। ये दोनों व्यक्तियों के बीच पैसे का लेन देन हो रहा है। हमने कहा कि बी को ए ने बी को 10 रुपये दिए। कितने रुपये दिए?
10 रुपये दी। अब यहाँ पे जो भौतिक राशि है, जो मूल राशि है, वह क्या है? पैसा। पैसा कहां से कहां को फ्लो हुआ? आप लोग बताइए कि पैसा कहां से कहां को फ्लो हुआ है? 10 रुपये जब हम कह रहे हैं कि ए ने बी को दिया है, तो जायज सी बात है कि पैसा ए से बी की तरफ फ्लो हुआ है। लेकिन अब यहीं पे अगर हम इसको क्वांटिटी को चेंज कर दें, हम यहां पे कहें कि ए ने बी को -10 रुपये दिए। कितने दिए? -10 रुपये। तो यहीं पर जो गणित की थोड़ा बहुत भी समझ रखता है, उसे यह बात समझ में आ जाएगी कि जो एक्चुअल पैसे का जो लेन देन हुआ, जो पैसे का फ्लो हुआ, वो बी से ए की तरफ हुआ। अब पैसा कहां से कहां को गया? पैसा ए से बी को ना जाकर पैसा बी से ए की तरफ गया है। यानी कि जब हम कहते हैं कि कोई नेगेटिव क्वांटिटी ए से बी के डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब है कि वो एक्चुअल जो डायरेक्शन है वह बी से ए की तरफ है। तो यही मैथमेटिकल कन्वेंशन, यही मैथमेटिकल जो समझ है, ये गणित की जो समझ है, यही समझ जब आप यहां इस्तेमाल करते हैं तो आपको एकदम से समझ में आता है कि जब हम कह रहे हैं कि ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। और हमें यह पता है कि इलेक्ट्रॉनों में चार्ज कैसा रहता है? नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज रहता है। तो यानी कि एक्चुअल में जब चार्ज का फ्लो हो रहा है, एक्चुअल में चार्ज का फ्लो कहां हो रहा है? एक्चुअल में चार्ज का फ्लो बी से ए की तरफ हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में चार्ज कैसा है? माइनस। तो कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस नंबर को आप जरूर याद रखें। तो अब यहां से हमें समझ में आ गया हमारा जो ये डायरेक्शन का जो पॉइंट था कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज जहां को फ्लो हो रहा है, हम मानेंगे कि करंट भी वहीं को फ्लो हो रहा है। इसके साथ अब हम कुछ और टर्म्स जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इनको जानने की कोशिश करेंगे। इन सब के लिए एक कॉमन टर्म वोल्टेज का हम यूज कर लेते हैं, लेकिन वोल्टेज में जाने से पहले हम पोटेंशियल को समझेंगे। पोटेंशियल को जब हम डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो पोटेंशियल का मतलब होता है सामर्थ्य, कि किसी चीज में कितनी सामर्थ्य है, उसमें कितनी शक्ति है, उसमें कितनी ताकत है, उसमें कितना कुछ करने का क्षमता है। अब इसको हम एक कॉमन सी चीज से समझते हैं कि मान लो यह जमीन है। क्या है? जमीन है, और यहां पर एक पत्थर पड़ा हुआ है। क्या इस पत्थर में कुछ करने की शक्ति है? यह पत्थर कुछ कर सकता है? क्योंकि जमीन में पड़ा हुआ है, तो यह कुछ नहीं कर सकता है, इसकी पोटेंशियल कुछ नहीं है। लेकिन अगर यही पत्थर कुछ ऊंचाई पर रख दिया जाए, कुछ ऊंचाई पर, यानी लगभग मान लेते हैं हम यहां पर h ऊंचाई पर रख दिया जाए, यह पत्थर कितनी ऊंचाई पर है? h ऊंचाई पर है। तो अब क्या इसमें कुछ करने की शक्ति है? निश्चय ही है। जब ये h ऊंचाई से गिरेगा तो यह कुछ ना कुछ जरूर करेगा। यह अगर किसी के ऊपर गिरेगा तो उसे चोट पहुंचाएगा, या किसी अन्य चीज के ऊपर गिरेगा तो उस पर प्रेशर बनाएगा, दबाव डालेगा, उसे नष्ट कर सकता है। तो यहाँ की केवल h ऊंचाई पर, इस पत्थर को यहां से h ऊंचाई पर उठाने में ही इसमें कुछ सामर्थ्य आ गई, इसमें क्या आ गया? पोटेंशियल आ गया। अगर आप लोगों को इससे याद आ रहा होगा तो फिजिक्स में आपने पिछली कक्षाओं में पोटेंशियल एनर्जी नाम की कोई चीज पढ़ी है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m इसी पत्थर का वजन है कि इसका कितना वजन है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, या जिसे हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी कहते हैं। तो ये इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और h वो हाइट है जिस हाइट पे इसे उठाया गया है। तो यहां से आप समझे होंगे कि एक्चुअल में पोटेंशियल क्या होता है। आपको ये बात समझ में आई होगी कि पोटेंशियल होता क्या है। पोटेंशियल किसी भी चीज में कुछ करने की क्षमता, और वह क्षमता कैसे आती है? जब हम उस किसी चीज को कुछ कार्य करते हुए उसे किसी एक ऊंचाई पर ले जाते हैं, या एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो इससे कार्य होता है, और यह कार्य ही, यह वर्क ही एनर्जी के रूप में उसमें स्टोर हो जाता है। अब यहां पर हम इसी चीज को पत्थर न मानकर, पत्थर के द्वारा न समझकर, अब इसको हम चार्ज से समझेंगे। जब हम
किसी चार्ज को एक पॉइंट से या इन्फिनाइट कहीं से किसी एक पॉइंट पे ले आते हैं, ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट पे किसी चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क किया गया या कितनी एनर्जी लगाई गई, वही इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्योंकि हम इलेक्ट्रिक चार्ज को लाए हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा इस पॉइंट पर लाने में, इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने जो भी वर्क किया वो वर्क एनर्जी के रूप में इसमें स्टोर हुआ, और उसी को हम एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड हुई उस चार्ज को लाने के लिए, उसे हम इस पॉइंट पर पोटेंशियल कहेंगे। और उस पोटेंशियल को हम VA से दिखा सकते हैं। V क्या है? V है वोल्टेज। वोल्टेज इस पॉइंट का, पॉइंट A का। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए कोई दूसरा पॉइंट है B, उसमें भी उस पॉइंट पे तक भी लाने के लिए चार्ज को कुछ कार्य किया होगा, उसे हम कहते हैं VB। अब ये दो पॉइंट है, पॉइंट A और पॉइंट B, इन दोनों में अलग अलग चार्ज हैं। इसमें जो पोटेंशियल है, इस पॉइंट A का जो पोटेंशियल है वो है VA, उसका क्या पोटेंशियल है? VA। और जो B पॉइंट है उसका क्या पोटेंशियल है? VB। अलग अलग पोटेंशियल है। अगर हम इन दोनों पॉइंटों के पोटेंशियलों का डिफरेंस करें कि इनमें आखिर पोटेंशियलों में अंतर कितना है, इनकी जो सामर्थ्य है, इनके जो पोटेंशियल है उसमें कितना डिफरेंस है, यानी कि VA माइनस VB, तो ये निकलेगा VAB, यानी कि AB, A और B के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, इसे ही हम कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और आमतौर पर जो बोलचाल की भाषा में हम वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं वो हम इस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करते हैं। पोटेंशियल जो हम बात कर रहे हैं वो हम A पॉइंट का पोटेंशियल, दूसरा पॉइंट कौन है? दूसरा पॉइंट है यहां पर ग्राउंड। दूसरा पॉइंट क्या है? ग्राउंड। ग्राउंड को हम हमेशा क्या मानते हैं कि इसका पोटेंशियल क्या है? 0। इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ग्राउंड। ग्राउंड को हम ऐसे चिन्ह से दिखाते हैं, और इसका पोटेंशियल हम कितना मानते हैं? हमेशा 0 है। ग्राउंड का पोटेंशियल क्या है? 0। तो A का जब हम ग्राउंड के सापेक्ष, ग्राउंड को हम G से दिखा देते हैं, तो जब हम A का G के सापेक्ष, G के साथ VAG निकालेंगे तो वो आएगा VA माइनस VG, और VG हमेशा कितना है? 0 है, तो यानी कि वो VA आएगा। तो जब भी हम किसी पॉइंट के पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो हम उसका ग्राउंड के सापेक्ष, ग्राउंड के साथ उसकी कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो उस पॉइंट का है। लेकिन जब हम ऐसे दो नॉन जीरो, नॉन ग्राउंडेड, अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनमें से दोनों पॉइंट ग्राउंडेड नहीं है, तो हम इनके बीच का जो डिफरेंस कह रहे हैं उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। और इस पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि अब डिफरेंस आ गया पोटेंशियल में, तो अब इसके बीच एक फोर्स लगेगा। फोर्स किस पे लगेगा? इलेक्ट्रॉनों पे, चार्ज पे फोर्स लगेगा फ्लो होने के लिए। तो जब चार्ज पे फ्लो होने के लिए एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। उस फोर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्योंकि अब पोटेंशियल अलग अलग हो गया है दो पॉइंटों के बीच, तो दो पॉइंटों के बीच पोटेंशियल के अलग होने के कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है, उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो इन तीनों ही टर्म, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तीनों के लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो है वोल्ट। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये भी एक इटालियन फिजिसिस्ट एलेसैंड्रो वोल्टा के नाम पर दिया गया है। इसका जो चिन्ह है, सिंबल है, जब हम वोल्टेज के बारे में चिन्ह की बात करते हैं तो हम उसको V से दिखाते हैं, जैसे करंट को I से दिखाते हैं और चार्ज को Q से दिखाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि V इज इक्वल्स टू W/Q, एक फॉर्मूला है कि V क्या है, वोल्टेज क्या है। तो वोल्टेज क्या है कि किसी चार्ज को किसी पॉइंट में लाने में कितना वर्क करना पड़ा, यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B। इस चार्ज को यहां से यहां लाने में क्या वर्क किया, या फिर इन्फिनिटी से, किसी बहुत दूर से एक चार्ज को इस पॉइंट पे लाने के लिए जो हमने वर्क किया वह इस पॉइंट का पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज है। तो अब वोल्टेज हमारी समझ में आ गया है, करंट हमारी समझ में आ गया है, तो अब हम इन दोनों के बीच का रिलेशन देखेंगे, वोल्टेज और करंट। अब यहाँ पे आप लोग बहुत ध्यान से देखें कि वोल्टेज और करंट के बीच क्या रिलेशन है, क्योंकि वोल्टेज
और करंट के रिलेशन को समझने के लिए हम देखते हैं एक दूसरा घटनाक्रम कि पाइप में पानी कैसे फ्लो होता है। आप देखें कि ये एक पाइप है, ये क्या है, पाइप। इसमें एक पॉइंट ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जब आपको जैसे दिख रहा है कि पॉइंट ए ज़्यादा हाइट पे है और पॉइंट बी नीचे है, तो जायज़ सी बात है कि पानी का फ्लो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ होगा। अगर यहीं पर यह पाइप सीधा हो, पॉइंट ए और बी दोनों ही बराबर हाइट पे हो, दोनों ही बराबर हाइट पे, तो क्या इसमें पानी फ्लो होगा? इसमें अब पानी फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पे यह पाइप इस तरह से रखा हो कि पॉइंट ए नीचे हो और पॉइंट बी ऊपर हो, तो पानी कहां से फ्लो होगा? पानी बी से ए की ओर फ्लो होगा। ये तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, सबकी समझ में आता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को, पानी और पाइप के इस कॉन्सेप्ट को हम अब जो हमने समझा वोल्टेज और करंट, उस पर इस्तेमाल करेंगे। जब पॉइंट ए का वोल्टेज ज्यादा है, जब पॉइंट ए का वोल्टेज ज्यादा है और पॉइंट बी का वोल्टेज कम है, तो यानी कि जो हमारा वी ए बी होगा, वी ए बी क्या होगा? वी ए माइनस वी बी। अब चूंकि वी ए ज्यादा है और वी बी कम है, तो यह कुछ ना कुछ आएगा, यानी कि कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। यानी कि जो करंट फ्लो होगा वह पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि ए से बी की तरफ ही फ्लो होगा। अब करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। अब कितना ज्यादा ये पाइप का, जब हम पानी और पाइप के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एंगल जितना ज्यादा होगा, यानी कि ए जितना ज्यादा होगा बी से, पानी उतनी फोर्स से आएगा, उतनी तेजी से आएगा। उसी प्रकार से वीए जितना ज्यादा होगा वीबी से, यानी कि वी और वीबी का अंतर, इनका डिफरेंस, इनका पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, करंट भी उतना ज्यादा ही फ्लो होगा। अगर वीए और वीबी बराबर हो गए, तो वीए और वीबी बराबर होने के क्षेत्र में वीए बी क्या आ जाएगा? वीए माइनस बीबी, और ये दोनों क्या है? बराबर है, तो वीए माइनस बीबी आ जाएगा 0। अब इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, जब वोल्टेज ही नहीं है, तो करंट भी फ्लो नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से इस वाले केस में जब हम वी की बात करेंगे, तो वी ए बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी वी ए माइनस बी बी ही होगा। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वी ए कम है और वी बी ज्यादा है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। नेगेटिव यानी कि करंट अब ए बी की डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा, अब नेगेटिव बी से ए की तरफ फ्लो होगा। तो पोटेंशियल अगर नेगेटिव आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट भी नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ फ्लो होगा। करंट पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आया है, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन की, यानी कि ए से बी की तरफ ही फ्लो होगा। तो करंट और वोल्टेज, वोल्टेज के होने से ही करंट फ्लो होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ भी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट जरूर फ्लो होगा। तो वोल्टेज और करंट के बीच जो रिलेशन है वो ये है कि वोल्टेज क्या है, अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि वोल्टेज रेफर टू दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो व्हेन देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो पॉइंटों के बीच, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स स्टेब्लिश हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो उनके बीच एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को फोर्स करेगा एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल, जहां भी ज्यादा पोटेंशियल होगा, जहां भी ज्यादा पोटेंशियल होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चार्ज फ्लो होना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कि करंट फ्लो होना भी शुरू हो गया है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट वेरीज विथ मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, अभी जितना ज्यादा बी ए माइनस बीबी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा करंट भी होगा। और ये लास्ट लाइन ये लिखी है कि इट हैज एनालॉजी, ये तारतम्य में है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पाइप में पानी फ्लो होता है, जहां पे डिफरेंस इन हाइट ऑफ टू एंड्स ऑफ पाइप, जो पाइप के दोनों सिरों के बीच जो हाइट में डिफरेंस है उसे हम वोल्टेज कह सकते हैं, और जो करंट फ्लो हो रहा है उसे हम पानी के फ्लो से, फ्लो ऑफ वाटर को करंट के फ्लो के रूप में समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज
वीडियो बहुत लंबी हो गई, इस वजह से ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।